हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 15 और 16 जुलाई। तो यहाँ पे मैंने क्लब कर दिया है दोनों को ही। तो वीडियो मेरे साथ अंत तक जरूर बनाइए ताकि आपको अच्छी से समझ आ सके सारी की सारी न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स में, या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेज नंबर में बात की जा रही है। ये न्यूज़ यहाँ पे विरोध जो करने वाले लोग हैं उनको भगाते रहे हैं यहाँ पे शिक्षक, ये आप देख सकते हैं। ये एक हिमाकत की जा रही है, सरकार और कोरोना दोनों को ठेंगा दिखा रहे हैं। स्कूल खोल दिए हैं, कुछ सरकारी विद्यालय हैं जो कि खोल दिए गए हैं यहाँ पे शिक्षकों के द्वारा। ये देख सकते हैं कि पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। तो किस प्रकार से सरकार और कोरोना दोनों की गाइडलाइन की अवहेलना यहाँ पे की जा रही है सरकारी टीचर के द्वारा। ये जयपुर की एक घटना यहाँ पे बताई गई है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए टीचर्स को, क्योंकि ये आपको पता है थर्ड जो वेव आने वाली है, कहीं ना कहीं बच्चों पे ज़्यादा घातक जो बताया जा रहा है उसको। तो इसके चलते इनको ये एहतियात बरतने चाहिए, इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए टीचर्स को। यहाँ पे ये सारी की सारी न्यूज़ कवर की गई है। इसके अलावा बताया गया कि 350 सरकारी अंग्रेजी स्कूल और खुलेंगे, यानी कि गवर्नमेंट अब अंग्रेजी स्कूल खोलने वाली है, 350 और ज़्यादा खोलने वाली है। और ये जो प्रवेश जुलाई से हैं होने वाले हैं, यूपी बिहार अपनाएंगे इस राजस्थान मॉडल को। राजस्थान के द्वारा जो अंग्रेजी स्कूल खोले गए सरकार के द्वारा 350 और खोले जाने, इस मॉडल को यूपी और बिहार की राज्य सरकार भी अपनाने जा रही है। तो ये अच्छा मॉडल बताया जा रहा है राजस्थान का, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है, ये की जा रही है सरकारी कर्मचारियों का, इनको कोविड-19 के कारण इनका जो DA था वो रोक दिया गया था। तो 1.5 साल बाद महंगाई भत्ता बहाल किया गया है, 17% से लेकर 28% कर दिया गया है। तो आप जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी संबंधित हो जाती है इस प्रकार की न्यूज़, आगे काम आएंगी आपको, या फिर आपकी फैमिली में कोई भी इस प्रकार से जो पेंशन भोगी हैं या वर्तमान में सेवा दे रहे हैं अपनी, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। यहाँ बात की जा रही है 147 महिलाओं को स्थायी कमीशन दे दिया गया है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। भारतीय सेना के अनुसार 147 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन यानी कि परमानेंट कमीशन दे दिया गया है। ये पिछले साल ही डिसीजन लिया गया था कि महिलाओं को भी अब परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ बात की जा रही है की पॉइंट्स की। तो बात की जा रही है दी ऑर्डर स्पेसिफाइज ग्रांट ऑफ PC टू शॉर्ट सर्विस कमीशन। पहले इनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में शामिल किया जाता था महिलाओं को, लेकिन परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता था। परंतु पिछले ही वर्ष इनको परमानेंट कमीशन का प्रावधान भी कर दिया गया। तो वुमेन ऑफिसर्स 8 स्ट्रीम में और इनको अभी शामिल कर लिया गया है। पहले 10 स्ट्रीम टोटल होते हैं इसमें, जो हमारी सर्विसेज होती हैं डिफेंस की, वहाँ पे 10 में से केवल 2 में इनको शामिल किया जाता था, लेकिन अब 8 और में शामिल कर लिया गया है। देख सकते हैं कौन कौन से 10 स्ट्रीम है। आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, जज एंड एडवोकेट जनरल, जैक बहुत ही लोकप्रिय एक एग्जाम है ये इसका, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स। तो इस प्रकार से 10 स्ट्रीम में पहले केवल 2 में ही शामिल किया जाता था, लेकिन अब 8 और इनके लिए हो गई ओपन, क्योंकि इनको परमानेंट कमीशन भी दिया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि इससे पहले वुमेन ऑफिसर्स आर अलाउड अ PC इन द जैग एंड AEC, केवल 2 में ही अलाउ किया जाता था इनको। इन एंटीसिपेशन द आर्मी हेडक्वार्टर्स हैड सेट इन मोशन अ सीरीज ऑफ preparatory actions for the conduct of the permanent commission selection board for the eligible women officers। तो अब इनको परमानेंट कमीशन दिया जाने लग गया है। पिछले साल से डिसीजन जब आया था, the selection board will be scheduled as soon as all eligible SSC women officers exercise their option and complete requisite documentation। तो ये बात इनकी की जा रही है वुमेन ऑफिसर की। इश्यूज बता रहे हैं कि अंडर द SSC स्कीम वुमेन वर कमीशन इनटू द आर्मी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि जो SSC स्कीम में पहले इनको शामिल किया जाता था महिलाओं को, तो ये केवल 10 साल की इनकी सर्विस हुआ करती थी। इसको 14 साल तक और बढ़ाया जा सकता था, यानी कि 4 साल और इसको बढ़ाया जा सकता था, ये बात बताई गई थी। लेकिन बात की जा रही है कि वुमेन वर हाउएवर रेस्ट्रिक्टेड टू द रोल्स इन द स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स, यानी कि 2 स्ट्रीम में ही उनको शामिल किया जाता था, 8 में नहीं किया जाता था। जिसे बताया गया है आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, जो मैंने आपको बताए थे अभी। दीज स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स एक्सक्लूड कॉम्बैट आर्म्स सच एज इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड कॉर्प्स। तो वाइल मेल SSC ऑफिसर्स कुड ऑप्ट फॉर परमानेंट कमीशन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि जो मेल जो होते थे तो उनको परमानेंट कमीशन दे दिया जाता था 10 साल के बाद। ये बात की जा रही है, भेदभाव था पहले। दिस ऑप्शन वाज नॉट अवेलेबल टू वुमेन, ये महिलाओं के लिए ऑप्शन मतलब कि उपलब्ध नहीं था ये।
वुमेन ऑफिसर्स वर केप्ट आउट ऑफ एनी कमांड अपॉइंटमेंट एंड कुड नॉट क्वालिफाई फॉर गवर्नमेंट पेंशन। तो इनको गवर्नमेंट पेंशन के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाती थी, ये बात बोली गई है। विच स्टार्ट्स ओनली आफ्टर 20 ईयर्स, क्योंकि ये 20 साल के बाद ही स्टार्ट होती है ये पेंशन की जो बात यहाँ पे बोली जा रही है। लेकिन अब इनके लिए प्रावधान कर दिया गया है परमानेंट कमीशन का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें। महिलाओं को लेकर के बात की जा रही है डिफेंस के अंदर, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है आसमान पर चावल यहाँ पे उगाए गए हैं, तो बात की जा रही है अंतरिक्ष में उगाया गया धान, पहली फसल धरती पर पहुंची है, ये बात की जा रही है। बीजिंग, चीन ने अंतरिक्ष में धान पैदा करने में कामयाबी हासिल की है, इसे उसने अंतरिक्ष चावल कहा है, यानी स्पेस राइस कहा है। अंतरिक्ष में उगाई गई पहली फसल काटकर धान के बीज के रूप में धरती पर लाई गई है, इसे चीन के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बोने की तैयारी है। तो इस प्रकार का काम किया जा रहा है। अब अंतरिक्ष के अंदर ये कुछ नए नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं कि चावल वहाँ पे उगाया गया है और अब इसको लेकर के आ रहे हैं धरती पर और इस पर शोध भी किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ बात की जा रही है ओलंपिक के लिए रहमान साहब ने, अभी ओलंपिक के लिए जो हमारे लोग जाएंगे यहाँ पे ग्रुप जाएगा, तो रहमान साहब के द्वारा तैयार किया गया यहाँ पे गीत। खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक जाने वाली टीम के लिए आधिकारिक गीत चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे, ये लॉन्च किया है रहमान साहब के द्वारा। पीयूष गोयल होंगे राज्यसभा के नेता, ये इंपॉर्टेंट बात की जा रही है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अपने अपने नेता होते हैं और ऐसे ही अपोजिशन के लीडर भी होते हैं। तो राज्यसभा के अंदर अब पीयूष गोयल साहब राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। तो मेरे आपसे दो प्रश्न हैं यहाँ पे कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, उनके नाम बताइए। इसके अलावा लोकसभा में सदन के नेता और विपक्ष के नेता कौन है, उनके नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। यह बात की जा रही है भागीदारी से ही संभव है पर्यावरण का संरक्षण। तो बात यहाँ पे की जा रही है पर्यावरण संरक्षण की। वायु प्रदूषण के लिए दुनिया भर के शहरों में 25 सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। इनमें से 23 शहर अकेले चीन में मौजूद हैं। आप समझ रहे हैं, 25 में से 23 शहर अकेले चीन के अंदर मौजूद हैं, जो कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताए गए हैं। यानी कितनी बड़ी भूमिका है चीन की वायु प्रदूषण में। यहाँ से 52% ग्रीन हाउस गैस और जहरीली हवाओं का उत्सर्जन हो रहा है। बाकी के 2 शहर मॉस्को और टोक्यो में हैं, यानी कि रशिया और जापान की बात की जा रही है 2 शहरों की, जहां से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। विकासशील देशों के मुकाबले विकसित देशों में वायु प्रदूषण ज्यादा है। ये प्रति व्यक्ति ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। यानी कि यदि हम बात करें पर कैपिटा की, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा कितना एमिशन किया जा रहा है, तो इन देशों की बात की जाएगी। यानी कि मेजर इंपॉर्टेंट जो रोल आ रहा है एमिशन करने में चीन, जापान और रशिया की बात की जा रही है। ये प्रति व्यक्ति की ज्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। ये शहर न केवल वातावरण के लिए खतरनाक हैं, बल्कि पूरी आबादी के लिए नया संकट पैदा कर रहे हैं। फ्रंटियर और सस्टेनेबल सिटी जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहित विकासशील देशों के 53 शहर भी दुनिया में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। दुनिया भर के वायु प्रदूषण में चीन सबसे आगे है और अकेले 27.2% जहरीली हवाओं का उत्सर्जन कर रहा है। यानी कि 100 में से 27% योगदान चीन का है अकेले इस उत्सर्जन के लिए, ये जिम्मेदार है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसकी हिस्सेदारी 14.6% है। याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर एमिशन के मामले में कौन है, ये है यूएसए, जबकि भारत 6.8% है, रूस 4.7% है। यानी कि भारत के बाद रूस का नंबर है और जापान 3.30% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। विकास के नाम पर लगातार हो रहे औद्योगिकरण के चलते वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। कोविड से हुए लॉकडाउन में वायु प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम हुआ था और उसका असर यह हुआ कि हमारे आसपास का वातावरण काफी साफ हुआ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉकडाउन से काफ़ी कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं इन देशों को, इन कंट्रीज़ को कुछ ना कुछ अच्छे एक्शन, कुछ ना कुछ अच्छी पॉलिसी बनानी होंगी ताकि इनको रोका जा सके। तो ये कुछ फैक्ट है, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बात की जा रही है लोकसभा चुनाव में जनता क्षेत्रीय दलों की उपेक्षा करती है। ये क्या बात की जा रही है कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं तो क्षेत्रीय दलों की उपेक्षा होती है। नेशनल जो पार्टी होती है जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, इनकी ज़्यादा मतलब बोलबाला रहता है इनका, क्योंकि पता है कि नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है उनको, नेशनल लेवल की यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, तो लोग इसीलिए क्षेत्रीय जो पार्टी हैं उनकी उपेक्षा करते हैं और क्षेत्रीय मुद्दों की भी कई बार उपेक्षा करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि जयपुर से आपके कोई सांसद साहब खड़े होते हैं तो आप जयपुर की समस्याओं को भूल जाते हैं। आप क्या देखते हैं कि एक सांसद किस पार्टी से खड़े हुए हैं, बीजेपी हैं या कांग्रेस हैं, राइट। तो आप उसके हिसाब से इन सांसद को वोट देते हैं, ना कि आप इस हिसाब से वोट देते हैं कि ये पर्सन कैसे हैं, यहाँ पे इनका बैकग्राउंड क्या है,
इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, ये किन मुद्दों की बात कर रहे हैं, इन पे इनके आधार पर इनको वोट नहीं दिया जाता है। इनको वोट दिया जाता है कि किस पार्टी से हैं, उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। क्षेत्रीय दलों के प्रति जनमानस में बदलाव क्यों? भारत में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व काफी सालों से है, लेकिन मंडल आयोग के बाद भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण शुरू हुआ है। तो क्या क्षेत्रीय नेता जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहे हैं? इस सवाल का जवाब सीधे हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। विभिन्न राज्यों में जब कभी क्षेत्रीय दलों को सरकार बनाने का मौका मिला है तो इसके परिणाम मिले जुले रहे हैं। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय नेता और पार्टी अत्यधिक लोकप्रिय हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो बात की जा रही है आज वर्तमान में, तो वो नेशनल पार्टी है, लेकिन आई क्षेत्रीय लेवल से ही है, तो उसने अपने आप को अच्छा बनाया। जैसे कि केजरीवाल जी की आप पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है ये। तो कुछ अन्य राज्यों में पहली पीढ़ी के क्षेत्रीय नेता काफी लोकप्रिय रहे हैं और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य भी किया है। मुश्किल यह है कि उनकी अगली पीढ़ी जनता की अपेक्षाओं में खरी नहीं उतरी, जिससे असम, उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रीय दलों को अवसर मिला है। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफी हद तक यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना दबदबा बनाया है। बीएसपी हो गई, सपा हो गया, लेकिन अब फिर से यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल पार्टी कब्जा जमा रही है। जैसे कि बीजेपी अभी अच्छी यहाँ पे पोजीशन में है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी यहाँ बात की जा रही है ये। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जनता राज्य के लिए तो क्षेत्रीय दलों को फिट मानती है, लेकिन बात जब केंद्रीय सरकार चुनने की आती है तो क्षेत्रीय नेताओं को नकार देती है। दिल्ली इसका सटीक उदाहरण है। केंद्र सरकार चुनते समय जनता अलग मन से मतदान करती है। दिल्ली की जनता प्रदेश सरकार के लिए अरविंद केजरीवाल चुनती है, लेकिन लोकसभा में चुनाव में उनका समर्थन नहीं करती है। तो बात वही की जा रही है कि पार्टी को फोकस किया जाता है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया है दिल्ली का कि वहाँ पे जो लोकल स्टेट की जो गवर्नमेंट है तो वो है, वहाँ पे आपकी सरकार है, लेकिन जब बात आती है संसद के अंदर चुनाव की तो आपको सपोर्ट नहीं करती है। वहाँ पे लोग वो करते हैं वहाँ पे नेशनल जो पार्टी है, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस को। तो ये बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो तमिलनाडु जैसे राज्यों में 2 या 2 से ज्यादा क्षेत्रीय दलों में सीधी प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। कुल मिलाकर देखा गया कि कई राज्यों में जनता का क्षेत्रीय नेताओं और पार्टियों से मोहभंग हो चुका है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व तो काफी सालों से है, लेकिन मंडल आयोग की राजनीति के बाद भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, मंडल आयोग के कारण या इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों का जो अस्तित्व है भारत के अंदर आया था। मतलब क्षेत्रीय दलों का प्रभाव जमना शुरू हो गया था भारत के अंदर। पहले तो आपको पता है एक ही पार्टी थी सबसे पहले, वो थी कांग्रेस पार्टी। मंडल आयोग के बाद ये क्षेत्रीय पार्टियों का बनना शुरू हो गया। तो बात की जा रही है उत्तर भारत के कई राज्यों की राजनीति में न केवल इनकी भूमिका अहम रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में कई वर्षों तक इनकी सरकार रही है। क्षेत्रीय दलों की चुनावी सफलता इन दलों के प्रमुख नेताओं के प्रति जनता के विश्वास का सूचक है, चाहे वे बिहार में लालू प्रसाद यादव हों, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव हों या उड़ीसा में बीजू पटनायक हों। ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को सामाजिक न्याय के वादे से लोकप्रियता मिलती है। इसी के बल पर क्षेत्रीय नेता चुनावों में व्यापक समर्थन जुटा पाते हैं, परंतु 1 या 2 कार्यकाल तक सत्ता में रहने के बावजूद अगर ये नेता जनता की अपेक्षा पूरी नहीं कर पाते तो जनता का इनसे मोहभंग होना शुरू हो जाता है। यानी कि जनताओं की अपेक्षा पूरी नहीं कर पाते, उनके अनुरूप नहीं उतर पाते हैं, तो जनता फिर इनसे अलग हटना शुरू कर देती है और फिर से नेशनल दल की ओर अपना रुख अपना लेती है। क्षेत्रीय नेताओं की दूसरी पीढ़ी जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। नवीन पटनायक इसका अपवाद है। पंजाब में भी अकाली दल की दूसरी पीढ़ी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। सुखबीर सिंह बादल अपने पिता प्रकाश सिंह बादल जितने मजबूत नहीं हो पाए हैं। तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों के बीच राजनीतिक मुकाबले के चलते राष्ट्रीय दल वहां जगह नहीं बना पाए हैं। वहां की जनता ने राष्ट्रीय नेताओं की बजाय क्षेत्रीय नेताओं पर अधिक भरोसा जताया है। तो मतलब अलग अलग सिनेरियो देखने को मिल रहा है। बात की जा रही है अन्ना द्रमुक ने 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। अब स्टालिन के नेतृत्व वाले द्रमुक की बारी है। पहली पीढ़ी के द्रविड़ नेता और जनता की उम्मीदों पर खतरा उतरे। अब बारी दूसरी पीढ़ी के नेताओं की है। देखना है कि वे जनता का भरोसा जीत पाएंगे या नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी, ओडिशा में नवीन पटनायक, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव व कुछ अन्य सफलतापूर्वक जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। विभिन्न राज्यों के इन अनुभवों को देखते हुए कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय दलों के प्रति लोगों का रुझान मिला जुला सा है। कुछ नेताओं पर जनता को पूर्ण भरोसा है, जबकि कुछ पर नहीं है। तो ये मिक्स्ड यहाँ पे रेस्पॉन्स निकल के आता है कि क्षेत्रीय दलों को नकारा भी नहीं जा सकता है और पूरी तरह इनको स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। तो मिक्स्ड रेस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलता है। बात की जा रही है फेसबुक की फ्री सर्विस के लिए बड़ी कीमत चुकाते हैं यूजर। तो फेसबुक की बात की जा रही है। तो फेसबुक आपको पता है आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है, इंडिविजुअली हम बात करें तो, लेकिन इसकी बात कर रहे हैं कि बड़ी कीमत चुकाते हैं यूजर। वो कैसे? दोहाई लोगों को जोड़ने की है पर तरक्की मुनाफा सबसे ऊपर है। अमेरिकन प्रेस इंस्टीट्यूट के अनुसार कंपनी अपने यूजर्स के निजता संबंधी मानदंडों का उल्लंघन करती है। यानी कि आपकी प्राइवेसी को लेकर के बात की जा रही है कि आपके जो डेटा है उसको किस प्रकार से फेसबुक के द्वारा यूज किया जाता है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो बता रहे हैं कि
ये कह रहे हैं कि दरअसल छोटी बड़ी सारी वजह इसी ओर इशारा करती हैं। आखिरकार यह विश्व स्तर पर भ्रामक जानकारियां का ही स्रोत है जिसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। इसे राजनीतिक, जातिवाद और आपसी विघटन को ही प्रोत्साहन मिलता है। फेसबुक पर मित्र मंडली गतिविधियां देख लगता है जैसे वे कितना शानदार जीवन जी रहे हैं। ईर्ष्यावश अनचाही प्रतिस्पर्धा के चलते कई बार हम ज्यादा पैसा खर्च कर गैर जरूरी खरीदारी कर डालते हैं। क्या यह जरूरी है? तो बात यह की जा रही है, फेसबुक आपसे कोई चार्ज नहीं वसूलता, लेकिन आपका डेटा जरूर यूज करता है। उस डेटा के जरिए, डेटा वर्तमान समय में एक प्रकार से ऑयल के रूप में यूज किया जा रहा है। तो उस डेटा के आधार पर बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डेटा को सेल किया जाता है। तो उस आधार पर फेसबुक अपना जो बिजनेस मॉडल है फेसबुक का, उस आधार पर यह खेलता है फेसबुक, उसकी बात यहां पे की जा रही है। तो बात की जा रही है कि तब भी जबकि यह स्पष्ट था कि इस प्लेटफॉर्म से गलत जानकारियां और हेट स्पीच प्रसारित हो रही हैं और यह भी कंपनी अपने यूजर्स के निजता संबंधी मानदंडों का उल्लंघन कर रही है। 2018 में फेसबुक के संस्थापक है मार्क जकरबर्ग ने सीनेट में सुनवाई का सामना करना पड़ा था। इनको सीनेट में बुलाया गया था। उन्होंने कंपनी की उन नीतियों के बचाव में अपना पक्ष रखा था जिसके चलते राजनीतिक परामर्श फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनवाने में सहयोग कर सकी। यह फर्म फेसबुक के लिए लाखों यूजर्स के डेटा के आधार पर ऐसा कर पाई। तो ये बात की जा रही है कि फेसबुक के जो हेड हैं जकरबर्ग साहब, उनको सीनेट यानी कि यूएस में बुलाया गया था और उनकी खिंचाई भी की गई थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो जिस बिजनेस मॉडल पर प्ले करते हैं वो तो बड़े अच्छे से उन्होंने टैकल किया अपनी चीज़ों को और कहीं ना कहीं अपना बचाव करते हुए, फेसबुक का बचाव करते हुए वहाँ पे अपने जवाब प्रस्तुत किए। लेकिन इसका बार बार विरोध चलता है कि फेसबुक के द्वारा डेटा का गलत इस्तेमाल किया जाता है, लोगों का प्राइवेसी का हनन किया जाता है। ये सारी की सारी बातें चलती रहती हैं। बात की जा रही है सिंगापुर में लॉन्च है 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर तैरता हुआ सोलर पैनल बनाया गया सिंगापुर के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी पिक्चर है। तो दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फर्मों में से एक को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ये है सिंगापुर के अंदर। अब हम देख लेते हैं 16 जुलाई यानी कल की न्यूज है। विश्व युवा कौशल दिवस की बात यहाँ पे की जा रही है और आत्मनिर्भर बनने की अपील की जा रही है। तो गहलोत साहब के द्वारा अपील की गई है, दोनों तरफ बराबर बेबसी है। क्या बात कर रहे हैं? सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, ये बात की जा रही है गहलोत साहब के द्वारा। सोचें कैसे करें स्वरोजगार व्यापार, यानी कि सबको तो सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, कोई नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने स्किल के ऊपर थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने होंगे, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि सबको नौकरी दी जाए। ये बात की जा रही है नौकरियों की क्या दशा चल रही है। 8 साल पहले चयन, बांटी मिठाई, नहीं मिली नौकरी, ये बात की जा रही है। ANM कर रहे नियुक्ति का इंतजार, यानी कि ऐसी ऐसी भर्तियां हैं जिनको कि 8-8 साल बीत गए लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। भर्तियां अटक जाती हैं, 4-4, 5-5 साल में भर्तियां होती हैं। कितना जीवन आपका खराब हो जाता है इन भर्तियों के चलते। तो ये बात इनके द्वारा की जा रही है कि आपको अपनी स्किल को भी अच्छा करना चाहिए, अपने स्वरोजगार यानी खुद के बिजनेस भी डेवलप करने चाहिए। महज ये नहीं कि आपको केवल सरकारी नौकरी की तरफ ही भागना है, उसके लिए समय इतना लगाना है। आप देख सकते हैं क्या दुर्दशा यहाँ पे चल रही है कि 2013 की ये भर्ती है जिसमें कि अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, लोगों ने मिठाई तक बांट डाली है। तो ये मतलब अभी सिनेरियो चल रहा है। यहाँ बात की जा रही है राजद्रोह कानून 124 से, मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसे। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई थी और यहाँ बताया गया है कि संवैधानिक चुनौती दी गई है इस कानून को। तो यहाँ बात की गई है कि शीर्ष कोर्ट ने इस कानून के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की चिंता जताई है। प्रधान न्यायाधीश हैं NV रमन्ना, याद रखिएगा। CAG जो है अपने भी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, CJI NV रमन्ना ने कहा है कि 1870 में बनाया गया यह कानून अंग्रेजों के जमाने का है। अंग्रेज स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए इस कानून का दुरुपयोग करते थे और कह रहे हैं कि इस कानून पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को नोटिस दिया गया है कि क्यों ना इसे खत्म कर दिया जाए। तो रद्द करने की जरूरत नहीं है, सरकार ऐसा बोल रही है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं। तो ये बात बताई जा रही है सरकार के द्वारा। जम्मू कश्मीर में सेना ने निकाली स्वर्णिम विजय वर्ष रैली, ये बात की जा रही है। 1971 में भारत के द्वारा जब पाकिस्तान को हराया गया था और इसी वर्ष बांग्लादेश नया देश निकल के आया था, तो उसके लिए बताया जा रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष बनाया जा रहा है। भारत पाक युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में ये बनाया जा रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष रैली निकाली जा रही है। ट्विटर से खातों की जानकारी मांगने के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। तो ये देख सकते हैं आप कि जो ट्विटर में जिनके भी अकाउंट है वहाँ से जो डेटा मांगते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं जापान ये फर्स्ट पे है, भारत दूसरे स्थान पे, रूस, तुर्की, दक्षिण कोरिया इस प्रकार से है। तो बात की जा रही है ट्विटर क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है
ट्विटर का दावा है कि जुलाई से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान दुनिया में उसके खातों के बारे में सबसे अधिक जानकारी भारत सरकार की ओर से मांगी गई है। यानी कि भारत के द्वारा बहुत ज़्यादा जानकारी मांगी गई है ट्विटर से। कंपनी के मुताबिक दुनिया भर से आए कुल अनुरोधों में सबसे बड़ा करीब 25% हिस्सा भारत में है, भारत से मिला है। नए आईटी नियमों को लेकर जो 26 मई को भारत के द्वारा लाए गए नए आईटी नियम, भारत सरकार के साथ जारी टकराव के बीच ट्विटर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक खातों से जुड़ी जानकारी के लिए भारत के बाद सबसे ज्यादा 22% अनुरोध अमेरिका से मिले हैं। ट्विटर ने दुनिया भर की सरकारों के इस तरह के अनुरोधों में से 30% के जवाब में कुछ या पूरी सूचना मुहैया कराई। ट्विटर ने पारदर्शिता रिपोर्ट वाले ब्लॉग में कहा है कि भारत पोस्ट हटाने की मांग के लिहाज से जापान के बाद दूसरे स्थान पर है। तो ये बात की जा रही है ट्विटर के बारे में, भारत सरकार उससे कितना डेटा मांग रही है उसके बारे में बताई जा रही है। आपको पता है इनके बीच रिसर्च चल रही है काफी समय से। स्मार्ट सिटी मिशन की बात की जा रही है। राजस्थान देश में पहले पायदान पे आ गया है, बड़ी बात है राजस्थान के लिए। तो दूसरे पायदान से पहले पे आ गया है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में याद रखिएगा राजस्थान बाजी मारते हुए देश में पहले पायदान पहुंच गया है। प्रोजेक्ट्स में काम की गति, उस पर खर्च की राशि, कुल योजनाओं के मामले में केंद्र सरकार ने यह रैंकिंग ऑनलाइन जारी की है। इसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यों का आकलन किया गया। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर गुजरात रहा है। 2 माह पहले राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर था। वहीं देश के 100 शहरों की सूची में जयपुर 28वें स्थान पर रहा है, उदयपुर 5वें, कोटा 10वें और अजमेर 22वें स्थान पर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डेटा, याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आ गया है और 2, 3 भी याद रखिएगा। तो दूसरे नंबर पे है यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे है गुजरात। इसके अलावा याद रखिएगा 100 देशों की जो उन्होंने सूची निकाली है, 100 शहरों की जो सूची निकाली है, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रैंकिंग पाई है वो पाई है उदयपुर ने 5वें स्थान पे है और जयपुर का भी याद रखिएगा 28वें स्थान पर है। इस प्रकार के डेटा आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। बात की जा रही है भवानी नाट्यशाला की। तो भवानी नाट्यशाला झालावाड़ के अंदर स्थित है, 100 साल की हो गई है, अपनी विरासत वैभव को संभालना होगा। तो बात की जा रही है भवानी नाट्यशाला की, इसके बारे में याद रखिएगा, आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है। तो झालावाड़ के अंदर स्थित है भवानी नाट्यशाला। इसका निर्माण 1981 में महाराजा भवानी सिंह जी ने कराया था। 16 जुलाई में इसके इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये बात की गई है। 87 सुंदर स्तंभ बनी इस नाट्यशाला में। 1921 में पहला नाटक अभिज्ञान शकुंतलम एवं अंतिम नाटक 1950 में देश की आवाज हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्रकार के फैक्ट, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बात की जा रही है अफगानिस्तान में पाक का नया खेल है, मासूमियत भरा है। तो पाकिस्तान आपको पता है यूएसए अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है और अब तालिबान नई मुसीबतें खड़ा करने वाला अफगानिस्तान के अंदर, जिसको कि पाकिस्तान के द्वारा फुल सपोर्ट किया जाता है आतंकवादी गतिविधियों के लिए। तो बता रहे हैं कि देखा जाना कि पाकिस्तान विश्व समुदाय और अफगान नेतृत्व को किस तरह शांति और स्थिरता के इरादों के प्रति आश्वस्त करता है। तो ये बात की जा रही है यहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन करने का विचार पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई से मुलाकात के बाद सार्वजनिक किया था। 14 जुलाई की शाम टेलीफोन और बातचीत में इमरान खान ने करजाई को भरोसा दिया कि उनका देश अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ये बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं, इनके द्वारा ही सारा कुछ कराया जा रहा है। तो अफगानिस्तान में अब आपको पता है ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन देखा जाएगा। अफगानिस्तान में लोग बहुत परेशान देखे जाएंगे। भारत से भी कहीं ना कहीं भारत के अच्छे जो संबंध है अफगानिस्तान से वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, क्योंकि तालिबान का वहाँ पे होल्ड हो जाएगा पूरा का पूरा, और जिसे कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत से अच्छे संबंध किसी भी प्रकार से हों। तो ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। बात की जा रही है कश्मीर पर उसका मंसूबा 1947 से ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखने लगा था। दिसंबर 1971 में उसका पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश बन गया। सारे हालात खुद पाकिस्तान के ही पैदा किए हुए हैं। पाकिस्तान देख सकते हैं आप 1947 में भारत से अलग हुआ था, उसके बाद 1971 में युद्ध हुआ। फिर तो पाकिस्तान की हरकतें तो आपको पता है बाद आने वाला नहीं है ये। तो देखना ये है कि अफगानिस्तान को लेकर के क्या रणनीति रहती है, क्या एक्शन देखने को मिलता है आने वाले समय में, इसको देखा जाएगा। तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अफगानिस्तान काफ़ी चर्चा में है, तो इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ फैक्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है समस्या संसाधनों के असमान वितरण की है। अंतरिक्ष में समानता शुरू होती है पृथ्वी पर समानता से। अंतरिक्ष के अनुभव और जिज्ञासा शांत करना जरूरी, लेकिन भोजन की मूलभूत आवश्यकता से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। यानी कि जो फूड है वो एक बेसिक ज़रूरत है, सबसे ज़रूरी वो है, ना कि अंतरिक्ष के अनुभव और जिज्ञासा शांत करना जरूरी है। मतलब स्पेस तो बात की बात है, सबसे पहले आपको अपने जो बॉडी है उसको, उसकी जो नीड्स है उसको मतलब फुलफिल करना है, मतलब आपको अपनी भूख को शांत करना है, वो ज़्यादा प्रीफर है
प्रिफर्ड है, मतलब मानी जाती है कंपैरिजन टू स्पेस के फील्ड में। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर, कल्पना कीजिए एक ऐसे संसार की जहां सभी आयु, स्थान, लिंग, जाति के लोगों की अंतरिक्ष पर पहुंच एक समान हो। रविवार को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 50 मील की यात्रा पूरी करने के बाद इंग्लैंड के रबपति रिचर्ड ब्रैंसन ने अंतरिक्ष की सैर की चैरिटी निमंत्रण विभिन्न वर्गों के उन संभावित चुनिंदा लोगों को दिया जो अगली उड़ानों में पृथ्वी के वायुमंडल से सटे अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। तुरंत ही सोशल मीडिया पर लोगों ने रिचर्ड से इस चैरिटी का रुख पृथ्वी की ओर करने की मांग की है, परंतु परोपकार असमानता का हल नहीं है। मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं और ब्रह्मांड की रोमांचक सैर का परस्पर कोई मुकाबला नहीं है। हम जमीन पर रहकर भी गुप्त अंधेरी रात के आकाश तक एक समान पहुंच तब तक सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम संसाधनों के वितरण की समूची व्यवस्था को नहीं बदल देते। शुरुआत ऐसे की जा सकती है कि ब्रैंसन जैसे अरबपति ज़्यादा कर भुगतान करें ताकि हम लोग यह तय कर सकें कि हमें कहाँ निवेश करना है। प्रत्येक की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करना शुरुआत है, अंत नहीं। मतलब ये है कि स्पेस ठीक है, अपनी जगह के स्थान रखता है, स्पेस में जो काम किए जा रहे हैं, नए नए कीर्तिमान अच्छे जा रहे हैं, लेकिन जो लोगों की, जहाँ पर गरीब लोग हैं, इतने ज़्यादा, अफ्रीका की बात करें, एशिया की बात करें, उनकी भी आपको रिक्वायरमेंट देखनी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि उनको आप इक्वल कीजिए, कम से कम वो अपना भरण पोषण कर सके, भूख से कोई ना मरे दुनिया के अंदर, इस प्रकार की व्यवस्था भी जरूरी है। तो बात यहाँ पे की जा रही है पृथ्वी पर न्याय संगत समाज का निर्माण करना, अंतरिक्ष में न्याय संगत भविष्य गढ़ने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है हबल टेलीस्कोप। याद रखिएगा ये कहाँ पर है, ये यूके का है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से खगोल शास्त्र के कई प्रमुख सवालों के जवाब मिले हैं। पृथ्वी हबल स्पेस टेलीस्कोप ये यूके का है या फिर यूएसए का है, मैं आई थिंक कंफ्यूज हूँ। आप मुझे बताइए कमेंट उसमें कमेंट करके कि हबल टेलीस्कोप ये किसका है, जल्दी से बताइए मुझे। पृथ्वी पर रह रहे लोग इससे मिलने वाली तस्वीरों से ही अंतरिक्ष की खूबसूरती देख पाते हैं, ये बात की जा रही है, इस टेलीस्कोप के बारे में बताया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि अंतरिक्ष में समानता शुरू होती है पृथ्वी पर समानता से, यानी पहले आप अर्थ पे अपनी इक्वलिटी लेके आइए, तब आप अंतरिक्ष में जाने की बात कर सकते हैं। लोगों को बराबर कीजिए पृथ्वी के ऊपर। जो लोग गरीबी से मर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास काफ़ी धन है, काफ़ी मात्रा में धन है, तो इस प्रकार की बात की जा रही है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। ओवरऑल जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, तकनीकी खामी दूर करने का काम जारी किया जा रहा है। तो बात की जा रही है, ये इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे जो नया पोर्टल निकाल के लेकर के आए हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो इनको दूर करने की बात की जा रही है। तो यदि आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो आप भी भर सकते हैं, इसके बारे में ये जानकारी दी गई है। यहाँ बात की जा रही है जून 2019 के मुकाबले इस तिमाही 10% बढ़ी है बिक्री। किसकी? वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार। इलेक्ट्रिक दोपहिया की मांग बढ़ी है, यानी कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड अभी होने लग गई है। जून में गाड़ियों की बिक्री इस तरह है, ये बताया गया है, ये देख सकते हैं, कुछ डेटा यहाँ पे बताया गया है। तो वाहनों की बिक्री फिर से बढ़ने लगी है, रफ्तार पकड़ने लगी है, तो अच्छी बात है भारतीय इकोनॉमी के लिए। ये बात की जा रही है भारत की ग्रोथ रेट की, 10.5% रह सकती है भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट। बात कौन कर रहे हैं? ये तो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शशिकांत दास साहब के द्वारा बताया गया कि वित्त वर्ष 2022 के लिए आरबीआई की ओर से ये अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.5% रहने का ये अनुमान है, यानी कि ये अनुमानित है, यानी कि ये एक्सपेक्टेशन ऐसी लगाई गई है, एस्टिमेट ये किया गया है कि इतनी रह सकती है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आरबीआई के द्वारा बताया गया है, गवर्नर ये हैं शशिकांत दास, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। यहाँ बात की जा रही है पीएम साहब का दौरा है, यहाँ पे चुनाव में सीएम के फेस बने रहने का दिया है संकेत। मोदी ने थपथपाई योगी की पीठ, काशी को 1500 करोड़ की सौगात दी गई है। काशी यानी कि बनारस की बात की जा रही है, जो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो काशी को कुछ सौगातें दी गई हैं। बीएचयू में एमसीएच विंग बनाई गई है। ये है गदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, गंगा में रो फेरी का उद्घाटन किया गया। वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर फ्लाईओवर पुल बनाया गया। जल जीवन मिशन में 143 ग्रामीण प्रोजेक्ट शिलान्यास किए गए हैं। सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का भी शिलान्यास इनके द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार के कुछ नए नए चीज़ें इनके द्वारा वाराणसी के अंदर की गई हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।